हेलो एवरीवन, दिस इज कुनिल कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट आईटी एंड डीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आईटी एंड डीबी के मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो। डैश इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डाटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन का सारा इंफॉर्मेशन और डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्प्रेडशीट, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डाटाबेस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डाटाबेस बेसिकली क्या होता है? एक सेंट्रल लोकेशन होता है जहां पर सारा का सारा डाटा और इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है स्टोर करके रखते हैं ताकि जब चाहे हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उस डाटा को एक्सेस करके अपना काम जो है वो कर सके। डाटाबेस की हेल्प से हम सारे के सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, उसको स्टोर कर पाते हैं, जरूरत पड़ने पे उसे रिट्रीव भी कर पाते हैं और अगर चेंजेस करने की जरूरत हो तो हम चेंजेस भी कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी डाटाबेस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला देखो, ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटाबेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? तो सिंपल सा मतलब है डाटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं और उसके अंदर मैनिपुलेशंस भी करते हैं, यानी कि चेंजेस भी करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू यूजर्स टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस, इनेबलिंग देम टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट डाटा एफिशिएंटली। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली यूजर्स को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि डाटा को स्टोर कर पाते हैं, डाटा को रिट्रीव कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं और डिलीट भी कर पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। DBMS are designed to handle large amount of data, support multiple users, ensuring data integrity, security and consistency। तो ये करेक्ट है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इसीलिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर पाए, मैनेज कर पाए, साथ के साथ मल्टीपल यूजर्स को एक साथ हम सपोर्ट कर पाए, यानी कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपना काम कर सके और हमारा जो डाटा है उसकी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डाटा अब्स्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस बाय हाइडिंग अनवांटेड और irrelevant details, exposing only the necessary component. Which of these statement is correct regarding the levels of data abstraction? देखो, डाटा abstraction होता क्या? डाटा abstraction होता क्या? तो देखो, डाटा abstraction एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए जो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ऑपरेशंस होते हैं, उसको हम सिंपल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? तो देखो, यूजर को जो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो है उसे प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक हम स्क्रीन की बात करें, ठीक है, तो अगर एक यूजर है उसको यहाँ पर पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना है तो वहां पर जो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हम हाइड कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूजर को हम पासवर्ड और कैप्चा कोड ही यहाँ पर शो करते हैं ताकि उसको आसानी हो कि यहाँ पर मुझे पासवर्ड भरना है और यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है और उसका काम जो है वो हो जाए। ठीक है, और बाकी की जो इररेलेवेंट डिटेल्स है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनको हम हाइड कर देते हैं, उनको छुपा देते हैं। जिसका हमें कहा, जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के बैकएंड पे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो कोडिंग वगैरह की हुई होती है और यूजर को उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो हम वो जो कोडिंग है वो वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर शो नहीं करते, फ्रंट पेज के ऊपर शो नहीं करते। यूजर को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जिसकी उसको जरूरत होती है, जिससे हम हमारे जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है उसको काफी सिंपल जो है वो बना पाते हैं और उसी को हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कहते हैं। तो इसके कई सारे लेवल्स होते हैं, तो इन लेवल्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला जो लेवल है वो है फिजिकल लेवल। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है कि जो डाटा है उसको हम बेसिकली डाटाबेस के अंदर किस तरीके से जो है वो स्टोर करके रखेंगे, यानी कि कहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, हमारे जो
स्टोरेज डिवाइसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यहाँ पर कैसा होगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फिजिकल लेवल के अंदर हम बेसिकली डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम ये जान पाए कि जो डाटा है उसे डाटाबेस के अंदर एक्चुअली कैसे यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल मिडिल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि कौन सा डाटा यहाँ पर डाटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर किया जाएगा, और उन डाटा के भी डाटाबेस के अंदर जो डाटा हमने स्टोर किया उनके बीच में आपस में क्या यहाँ पर रिलेशनशिप है। तो इसके अंदर हम बेसिकली डाटाबेस का जो स्कीमा है, टेबल्स है, कॉलम्स है, डाटा टाइप्स है, रिलेशनशिप है, उनको जो है वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा व्यू लेवल। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये डिस्क्राइब करता है कि डाटाबेस का कौन सा यहाँ पर पार्ट जो है हम यूजर को दिखाएंगे, यानी कि जिसके साथ यूजर यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो रेलेवेंट डाटा है वही जो है यूजर को दिखाते हैं। तो फिजिकल लेवल के अंदर हमने ये डिस्क्राइब किया कि डाटा को हम एक्चुअली स्टोर कैसे करेंगे। लॉजिकल लेवल के अंदर हमने ये डिस्क्राइब किया कि कौन सा डाटा स्टोर होगा और जो डाटा है उसके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। और व्यू लेवल के ऊपर हमने ये डिस्क्राइब किया कि यूजर को हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डाटा जो है वो दिखाने वाले। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The person who has central control over the database is called database administrator, referred as DBA. Which of these are function of database administrator? ठीक है, वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सन जिसका यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल होता है डाटाबेस के अंदर, यानी कि वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर फंक्शन होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, जो कि डाटाबेस को कंट्रोल करता है। पहले देखो, इंप्लीमेंटिंग डाटा पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड, तो बिल्कुल ही फंक्शन होता है। जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डाटाबेस के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इंप्लीमेंट करता है ताकि जो यूजर है वो सही तरीके डाटाबेस को यूज कर पाए। ठीक है, साथ के साथ जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी काम जो है वो करता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि जो यूजर है वो बिना किसी गलती के डाटाबेस को यूज जो है वो कर पाए, उसे कोई दिक्कत ना आए। साथ के साथ जो डाटाबेस सिस्टम है उसका बैकअप लेना ये भी इंपॉर्टेंट काम होता है, ताकि अगर कोई डिजास्टर वगैरह हो जाता है तो उस केस में हम डाटा को रिकवर कर पाए। साथ के साथ जो हमारा यहाँ पर यूजर है उसे यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड करना डाटा ऑनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो डाटा का ऑनर है वो जैसे यूजर्स को अपने डाटा का एक्सेस देना चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो है यूजर को एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना, ताकि जो हमारी डाटा की इंटीग्रिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो यहाँ पर मेंटेन रहे। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज आ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परफॉर्म करता है। क्लियर है आपको ये वाला? अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर, ऑल इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है यहाँ पर। डैश इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस दैट ऑर्गेनाइज डाटा इनटू टेबल्स where each table consists of a row and columns, and this in this database management system data is stored in structured format. A relationship between the data elements are defined using keys। ठीक है, तो देखो एक ऐसा डाटाबेस जहां पर सारा का सारा जो डाटा होता है उसको हम टेबल्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, टेबल के अपने यहाँ पर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। और इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सारा का सारा जो डाटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करके रखा जाता है। और डाटाबेस के डाटा के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप है उसको बताने के लिए हम लोग कीज का जो है वो यूज करते हैं। तो ये आपका रिलेशनल डाटाबेस होता है, या फिर ये नो एसक्यूएल डाटाबेस होता है, या फिर हायरार्किकल डाटाबेस होता है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिलेशनल डाटाबेस, नो एसक्यूएल डाटाबेस, हायरार्किकल डाटाबेस, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिलेशनल डाटाबेस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशनल डाटाबेस है जहां पर हमने सारे के सारे डाटा को जो है टेबल्स की फॉर्म में जो है रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, और जीपीए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेरी लैंग्वेज आर कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड टू क्वेरी द डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम। In which query language the user would specify what has to be done and how it can be done। ठीक है, देखो क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है पहले ये समझो। क्वेरी लैंग्वेज का ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम डाटाबेस से किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है
वो मांग सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मान के चलिए एक यहाँ पर पर्सन है राम, ठीक है? तो इसकी हमें डिटेल्स चाहिए, तो हम डाटाबेस से क्वेरी करेंगे कि इससे हम इसकी हमारी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पर दीजिए। अब क्वेरी लैंग्वेज जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और एक होती है नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम ना पहले ये बताते हैं कि हमें किस तरह का डाटा जो है वो चाहिए और उस डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी हम साथ में जो है वो बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपने पहले स्पेसिफाई किया कि आपको कौन सा डाटा चाहिए, फिर उसके बाद आपने प्रोसीजर भी स्पेसिफाई किया कि हमें इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो डाटाबेस डाटा जो है वो चाहिए। ये आपका प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ बता देते हो कि मुझे ये डाटा चाहिए, बाकी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो खुद जो बेस्ट वे होता है डाटा को एक्सट्रैक्ट करने का, डाटा को रिट्रीव करने का, वो चूज करके आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको बताना होता है कि आपको क्या चाहिए, पर ये नहीं बताना होता कि वो चीज आपको कैसे वो दे। वो चीज आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना होता है कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इस क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है कि क्या करना है, और उसके बाद ये भी बताना होता है कि उस काम को कैसे करना है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश एंड क्वेरी लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू रिट्रीव इट। Instead of giving step-by-step instruction for accessing data, user define what data they need and the system automatically determine the most efficient way to retrieve it। ठीक है, तो देखो एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज जिसके अंदर आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये नहीं बताना होता है कि उसे कैसे यहाँ पर रिट्रीव करना है। आपको कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती, सिर्फ आपको ये बताना होता है कि आपको किस तरह का डाटा चाहिए, और जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली मोस्ट एफिशिएंट वे में आपको डाटा रिट्रीव करके दे देता है। तो ये कौन सी क्वेरी लैंग्वेज होगी? ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होगी, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होगी, या फिर प्राइवेसी क्वेरी लैंग्वेज होगी, या फिर नन ऑफ द। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एनीबॉडी, एनी गेसेस? क्या लग रहा है आपको क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन बी नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन डेटाबेस टू अवॉइड डाटा रिडंडेंसी, इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली और डिलीशन एनोमली। ठीक है, तो देखो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा होता है उसको हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो डाटा रिडेंसी होती है, डाटा डुप्लीकेशन होती है, उसको हम अवॉइड कर पाए। साथ के साथ जो भी एनोमलीज होती है, चाहे वो इंसर्शन है, चाहे अपडेट है, चाहे डिलीशन है, उसको हम अवॉइड जो है वो कर सके। ठीक है, पहला ये है डाटा इंटीग्रेशन, डाटा अब्स्ट्रैक्शन, डाटा मैनेजमेंट, या फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डाटाबेस। क्या लग रहा है आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस इज द करेक्ट आंसर। जैसे अगर आप एग्जांपल के मान के चलिए ये आपका एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर आपने यहाँ पर डाटा जो है वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। मान के चलिए राम का डाटा लिखा हुआ है, क्लास 12th हो गया और जो ग्रेड है वो ए है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर शाम है, उसकी जो क्लास है 12th है और जो ग्रेड है बी है। उसके बाद क्या हुआ कि राम का जो डाटा है वो फिर से रिपीट हुआ हुआ था। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले इस डाटा को चेक किया और देखा कि ये जो राम की डिटेल्स है ये दो बारी है, यानी कि डुप्लीकेट हो चुका है, तो आपने इसे यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है वो आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनॉमली मींस द इनकंसिस्टेंसी अकर्ड इन द रिलेशनल टेबल ड्यूरिंग द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द रिलेशनल टेबल, विच ऑफ दीज इज द टाइप ऑफ एनॉमली। देखो एनॉमली का मतलब क्या होता है वो समझ लो पहले। तो जब आप रिलेशनल टेबल के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आप कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हो या फिर कोई डाटा डिलीट कर रहे हो, कोई रो इंसर्ट कर रहे हो, कॉलम इंसर्ट कर रहे हो, तो ये जो फंक्शन आपने परफॉर्म किए इसकी वजह से अगर हमारे डाटाबेस के अंदर किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी जो है वो आ जाती है, तो उस इनकंसिस्टेंसी को ही हम यहाँ पर एनोमली जो है वो कहते हैं। कैसे? एग्जांपल से यहाँ पर समझा देता हूँ। मान के चलिए आपने यहाँ पर एक टेबल बनाया, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल्स है राम 12th और ए, और ये आपका शाम 12th और ये आपका हो गया बी ग्रेड। ठीक है, तो मान के चलिए आपने एक न्यू डाटा जो है वो एंटर किया, जैसे आप मान के चलो गीता,
गीता का डाटा आपने एंटर किया, क्लास आपने 12th मेंशन कर दी, पर उसका ग्रेड आप मेंशन करना भूल गए। तो जब ये आपने डाटा को इंसर्ट किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो रिलेशनल डाटाबेस था, वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि ये तो अब सही नहीं है ना, क्योंकि गीता का जो ग्रेड था वो आपने शो किया ही नहीं है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हुई है इंसर्ट करते वक्त, आपसे कोई गलती हो गई है, तो वो आपका यहाँ पर कहलाता है एनॉमली। एनॉमली जो है वो मेनली 3 तरह के होते हैं, एक होता है अपडेट एनॉमली, एक होता है इंसर्ट एनॉमली, और एक होता है आपका डिलीट एनॉमली। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं उनको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टेबल की हेल्प से समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अपडेट एनॉमली। अपडेट एनॉमली क्या होता है? देखो, जब आप रिलेशनल डाटा के बेस में किसी भी चीज को अपडेट कर रहे हो, अपडेट करने का मतलब पहले ही आपने डिटेल्स भरी हुई है, अब आप उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के यहाँ पर देखो, क्रिश क्रिश दो बार ही लिखा हुआ है, इसका जो एम्प्लॉय एड्रेस है वो दिल्ली है, दिल्ली आपका मान के चलिए जो क्रिश का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया, वो हो चुका है यहाँ पर पंजाब। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक जगह पे तो पंजाब अपडेट कर दिया, पर दूसरी जगह पे आप अपडेट करना भूल गए, वहां पर दिल्ली ही रह गया। तो यहाँ पर आपका जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट होगा रिलेशनल डाटाबेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन के दो एड्रेस जो है वो शो हो रहे हैं, जो कि गलत है। हो सकते हैं किसी दो पर्सन के दो एड्रेस, पर यहाँ पर सेम पर्सन था, दिल्ली दिल्ली था, हमने एक में चेंज कर दिया, एक में चेंज नहीं किया, तो ये आपका यहाँ पर एनॉमली क्रिएट हो गया, और ये आपका अपडेट एनॉमली कहलाता है। जब आप कोई डाटा अपडेट करते हो रिलेशनल डाटाबेस के अंदर, और उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आकर हो जाती है, तो वो आपका अपडेट एनॉमली जो है वो कहलाता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर इंसर्ट एनोमली। इंसर्ट एनोमली क्या है? अगर आप कोई मान के चलिए नया रो जो है इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 167 एक नया स्टूडेंट जो है आपने यहाँ पर ऐड किया, राम। ठीक है, पर आपने डिटेल सही तरीके से नहीं भरी। जैसे राम का जो एड्रेस था वो यहाँ पर दिल्ली था, तो आपने दिल्ली भर दिया, पर उसका जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट था वो आप यहाँ पर भरना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी एनॉमली क्रिएट हुई है? तो यहाँ पर ये इंसर्ट एनॉमली जो है वो क्रिएट हुई है। मतलब आपने डाटा इंसर्ट तो किया, पर सही तरीके से नहीं कर पाए। उसके बाद एक होता है डिलीट एनॉमली। डिलीट एनॉमली क्या होती है? अगर आपने कोई डाटा यहाँ पर डिलीट किया, जैसे कि आपको सिर्फ ना सिर्फ ये जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट था ये यहाँ पर डिलीट करना था, नवीन का, और मान के चलिए ये चेंज हो गया था इसके एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, पर नवीन चेन्नई ये सब आपको यहाँ पर चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी वगैरह आपको चाहिए था, सिर्फ आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को डिलीट करना था, पर आपने टेबल को यहाँ आपने डाटा को इस तरीके से डिलीट किया कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ साथ ये पूरी की पूरी रो जो है वो डिलीट हो गई, जिससे आपका जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था जो आपको चाहिए था वो भी यहाँ पर डिलीट हो गया। तो ये जो एनोमली होती है वो आपका डिलीट एनोमली होती है, यानी कि डिलीट करने की वजह से अगर यहाँ पर कोई भी इनकंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द टेबल इफ वी वांट टू अपडेट द एड्रेस ऑफ क्रिश, देन वी विल हैव टू अपडेट ऑल रोज वेयर द क्रिश इज प्रेजेंट। If during the update we miss any single row, then there will be two address of Krish, which will lead to inconsistency and wrong database. This is an example of which anomaly. देखो क्या हुआ कि एक टेबल के अंदर क्रिश का एड्रेस आपको अपडेट करना था, और आपको जरूरत था कि जहां जहां पे क्रिश प्रेजेंट है वहां वहां पे उसका एड्रेस जो अपडेट करना है। पर क्या हुआ कि आपने एक सिंगल रो में जो है अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से अब क्रिश के दो एड्रेस हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। तो ये किस तरह की एनॉमली है? अपडेट एनॉमली, इंसर्ट एनॉमली, डिलीट एनॉमली, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। ये अपडेट एनॉमली है, इंसर्ट एनॉमली है, डिलीट एनॉमली है, या फिर ऑल ऑफ द? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है अपडेट एनॉमली इज अ करेक्ट आंसर। अपडेट एनॉमली इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी गिवन है जॉन स्मिथ बायोलॉजी, स्टूडेंट आईडी गिवन है अलाइस जॉनसन फिजिक्स, और हमने एक यहाँ पर ऐड कर दिया है मैरी वाइट। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है, पर क्वेश्चन अब क्या है यहाँ पर? इन दिस टेबल भी इंसर्ट मैरी स्टूडेंट डिटेल। तो इस टेबल के अंदर हमने मैरी स्टूडेंट की जो डिटेल है वो इंसर्ट किया, जैसे कि मैरी का फर्स्ट नेम क्या है, और आईडी नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। ठीक है, अ, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक एनॉमली क्रिएट हो गई। कैसे? यहाँ पर हमने जो इसका सब्जेक्ट था वो हमने लिखा ही नहीं, जिसकी वजह से एनॉमली क्रिएट हो गई। तो ये किस एनॉमली की एग्जांपल? ये किस एनॉमली की एग्जांपल है? अपडेट एनॉमली है, इंसर्ट एनॉमली, डिलीट एनॉमली है, या फिर ऑल ऑफ द? तो मैंने इनका मीनिंग आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि ये किस तरह की एनॉमली है। ये किस तरह की एनॉमली है? फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए। ये अपडेट एनॉमली है, इंसर्ट एनॉमली है, डिलीट एनॉमली है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इंसर्ट एनॉमली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, इंसर्ट एनॉमली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dash are used to uniquely identify any record or row of data from the table. It is also used to establish identify relationship between tables। ठीक है, तो देखो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा टेबल है उसके अंदर जो रोज एंड कॉलम्स है उनके अंदर किसी भी रिकॉर्ड को हम यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर सके, साथ ही साथ जो डाटा है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके। इसके लिए हम इंडेक्सेस का यूज करते हैं, व्यूज का यूज करते हैं, कीज का यूज करते हैं या फिर ट्रिगर्स का यूज करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि हमारे टेबल के अंदर हमने जो भी डाटा रिकॉर्ड करके रखा है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडेक्सेस का, व्यूज का, कीज का या फिर ट्रिगर्स का? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडेक्सेस, व्यूज, कीज और ट्रिगर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीज इज अ करेक्ट आंसर। कीज हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कीज? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है रिगार्डिंग द कीज? तो देखो कीज कई तरह की होती है, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बनाया गया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। पहले बात करते हैं, प्राइमरी की इज द फर्स्ट की यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटायरली यूनिकली। देखो प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिससे हम ना किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, और किसी भी रिकॉर्ड के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो सिर्फ एक ही होती है। एक होने का मतलब क्या है कि ये रिपीट जो है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए ये आपका यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, उसके बाद ठीक है ये आपका स्टूडेंट आईडी है और ये स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है। तो देखो जो स्टूडेंट आईडी है मान के चलिए वो 01 1 02 03 04 है, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी की होगी क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो रिपीट नहीं हो सकती, एक ही स्टूडेंट की एक ही आईडी होगी, ठीक है, पूरे टेबल के अंदर। और इसका यूज करके हम यूनिकली किसी भी स्टूडेंट के जो डाटा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें स्टूडेंट आईडी 3 के बारे में जानना है तो हम सिर्फ इसकी हेल्प से, प्राइमरी की के हेल्प से उसको आइडेंटिफाई जो है यूनिकली जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट प्राइमरी की जो है वो हमेशा सिंगल होती है। उसके बाद आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की है की क्या है? तो ये बेसिकली एक सिंगल एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से हम एक पूरी की पूरी टपल, टपल का मतलब यहाँ पर क्या है, रो, एक पूरी रो को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। क्या कर पाते हैं यहाँ पर? यूनिकली आइडेंटिफाई जो है वो कर पाते हैं। अभी जो कैंडिडेट की होती है ना, इन कैंडिडेट की में से ही एक की को जो है हमें प्राइमरी की जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब कैंडिडेट की में से ही, मतलब हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर कीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें से एक एट्रीब्यूट को हमें प्राइमरी की जो है वो बनाना होता है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? तो देखो फॉरेन की जो है किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए ये टेबल 1 है, ठीक है, और ये आपका टेबल 2 है, ये आपका टेबल 2 है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसके बारे में हम फॉरेन की के हेल्प से जो है वो जान पाते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए टेबल 1 के अंदर किसी स्टूडेंट का डाटा है और वही सेम स्टूडेंट का डाटा टेबल 2 के अंदर जाएगा, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? यहाँ पर फॉरेन की जो है वो करेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होंगे, यानी कि ये सभी की सभी जो कीज है उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट कीज इज नोन एज, ठीक है। तो देखो एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? ये प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट है या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज द करेक्ट आंसर। देखो जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट की होता है उसका ही एक पार्ट होता है, ठीक है। और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी कैंडिडेट का जो है वो पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रेफर्स टू some non-prime attribute other than the candidate key that depends on the another non-prime attribute that is dependent entirely on the कैंडिडेट की। देखो एक मान के चलिए यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है x, ठीक है, और एक यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है y। ये जो x नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है, और ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट y के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये एंटायरली कैंडिडेट की के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक ऐसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो कि पहले से ही किसी कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, या फिर नॉन प्राइम डिपेंडेंसी कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। इस डिपेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, या फिर नॉन प्राइम डिपेंडेंसी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन अ डाटाबेस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन सर्टेन प्रॉपर्टीज आर फॉलोड, दिस आर। देखो अगर हम डाटाबेस के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, हमारा डाटाबेस जो है वो प्रॉपर रहे, उसके अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना हो, तो हमें ना कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर फॉलो करनी होती है जब भी हम ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है उन्हें एसिड प्रॉपर्टीज कहा जाता है, या फिर एटॉमिसिटी, या फिर कंसिस्टेंसी, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जब भी आप डाटाबेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज को फॉलो करनी होती है ताकि आपका जो डाटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहे। तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर को क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी, एनी गेसेस, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एसिड प्रॉपर्टीज इज द करेक्ट आंसर। एसिड प्रॉपर्टीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब इन एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, तो देखो एटॉमिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो कंडीशन रखती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन या तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए या फिर 0% कंप्लीट हो। कहने का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर स्टार्ट की है, ठीक है, मतलब कि आपने कोई मान के चलिए आपका यहाँ पे एक टेबल था, उसके अंदर आपने राम का एड्रेस जो है वो अपडेट करना था, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर वो जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है तभी हमारा जो डाटाबेस होगा वो अपडेट होगा। और अगर डाटा को अपडेट करते वक्त एक भी स्टेप यहाँ पर मिस हो गया है, जैसे 50% काम कंप्लीट हो गया था, 50% रह गया था, तो इस केस में आपका जो ट्रांजेक्शन थी वो शुरू से आपको फिर से जो है वो करनी पड़ेगी। यानी कि या तो 100% आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए या फिर 0% ही रह जाए, चाहे 99% पे भी, 90% 99% के ऊपर भी अगर रुक गया, प्रोसेस नहीं हो पाया, तो वो फिर से शुरू से आपको जो है वो करना पड़ेगा, या तो ऑल ट्रांजेक्शन हो जाए या फिर नथिंग हो, ठीक है। इसलिए अगर कोई ट्रांजेक्शन का पार्ट फेल हो जाता है तो पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाती है और आप जो डाटाबेस होता है वो उसमें चेंज नहीं कर पाते। उसके बाद है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है, तो देखो जितने भी हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें डाटाबेस के अंदर वो एक दूसरे से आइसोलेट होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर दो यूजर्स हैं, ठीक है, वो डाटाबेस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं तो दोनों जो ट्रांजेक्शन है वो एक दूसरे से आइसोलेट होनी चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर पहले वाला कंप्लीट करेगा अपना काम तभी दूसरे वाला कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ताकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही बार में जो है वो हम प्रोसेस कर पाए। जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो उनका आइसोलेट होना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दी है, जैसे आपने मान के चलिए यहाँ पर एक डाटाबेस था, उसके अंदर राम का डाटा जो है वो आपने अपडेट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई यहाँ पर सिस्टम क्रैश होता है या फिर पावर लॉस होता है तो आपका डाटा में चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने क्या किया, यहाँ पर राम का डाटा अपडेट किया, उसके बाद आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डाटाबेस में से भी जो डाटा राम का डाटा था वो जो आपने अपडेट किया था वो अपडेट हो ही नहीं पाया।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है तो उसके बाद अगर पावर लॉस हो, क्रैश हो, एरर्स हो, तो उसका डाटाबेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसके अंदर डाटा वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि पहले क्या होता था, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो तो वहां पर आपने डाटा एंटर किया और अगर आपने उसको सेव नहीं किया है, आपने उसे सेव नहीं किया है, तो अगर कंप्यूटर आपका बंद हो गया तो क्या हो जाएगा कि आपका सारा का सारा जो डाटा है वो उड़ जाता है। ये पहले की बात है। अब क्या है, अब तो ऑटो सेव का ऑप्शन आ गया कि आप जैसे जैसे काम करते जाते हो तो वो ऑटो सेव जो है वो होता रहता है। या फिर अगर ऑटो सेव नहीं है तो फाइल रिकवरी का भी आपके पास जो है ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही डाटाबेस के अंदर अगर आपने कोई एंट्री कर दी है तो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है, तो आपका जो डाटा है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपने कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 2+2 कर रहे हो तो आपको 7 ही रिजल्ट यहाँ पे जो है वो मिलना चाहिए, चाहे आप जितनी मर्जी बार ये करो। चाहे आप यहाँ पर 3+4 कर दो तब भी आपका 7 ही रिजल्ट यहाँ पर टोटल में जो है वो आना चाहिए। कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपका डाटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डाटा वेयर हाउसिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि डाटा वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो जो डाटा वेयर हाउसिंग है उसका काम क्या होता है, तो हमें क्या करना है, इसमें डाटा को कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, मैनेज करना है, फिर इसका एनालिसिस करना है ताकि उससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन गेन कर सके और इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। द डाटा वेयर हाउस इज स्पेशलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एक्टिविटीज। तो ये भी करेक्ट है। ये एक स्पेशल टाइप का डाटाबेस सिस्टम होता है जिसको इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसे सपोर्ट किया जा सके। यानी कि जो हमारे कंपनीज हैं वो अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाए। इट्स एनालिटिकल कैपेबिलिटीज अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू ड्राइव वैल्यूएबल बिजनेस इनसाइट्स फ्रॉम द देयर डाटा टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। तो जो डाटा वेयर हाउसिंग है इसकी जो एनालिटिकल वो कैपेबिलिटीज है वो इतनी अच्छी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज सेट ऑफ डाटा में से अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्वायर कर पाते हैं, जो कि उसकी डिसीजन मेकिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ टेक्नोलॉजी used for complex data analysis that allows users to view analyze data from multiple perspective and dimensions. It is designed to handle complex queries, enable fast multidimensional analysis, often used in business intelligence for reporting, trend analysis and decision making। देखो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक डाटा को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनालाइज जो है वो कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और इसके इसीलिए डिजाइन किया था इस टेक्नोलॉजी को ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं उनको जो हैंडल कर पाए, साथ के साथ जो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है उनको हम फास्ट तरीके से जो कर सके। और इसको हम बिजनेस के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर यूज करते हैं ताकि हम रिपोर्टिंग कर पाए, एनालिसिस कर पाए और डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसेस। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा को मल्टीपल पर्सपेक्टिव और डायमेंशन से स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कहते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहते हैं, या फिर ऑनलाइन एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस कहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, a subset of data warehouse that is designed for a specific business unit or department is known as। ठीक है, देखो डाटा वेयर हाउस जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, यानी कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा का एनालिसिस करता है और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करता है। डाटा वेयर हाउस का एक सबसेट होता है जो कि बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर बिजनेस यूनिट पे फोकस करता है। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया तो इसका काम है मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसका एनालिसिस करना, उनको स्टडी करना, उनका एनालिसिस करना और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करनी। तो इस सबसेट को हम क्या कहते हैं, डाटा मार्ट,
डाटा इंटीग्रेशन, डाटा माइनिंग या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसे हम डाटा मैट कहेंगे इस सबसेट को, या फिर डाटा इंटीग्रेशन कहेंगे, डाटा माइनिंग कहेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? डाटा मार्ट, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा माइनिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डाटा मार्ट इज द करेक्ट आंसर। डाटा मार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ लेयर ऑफ डाटा वेयर हाउस? इसमें से कौन सा हमारा डाटा वेयर हाउस का लेयर नहीं होता है? डाटा सोर्स लेयर, डाटा स्टोरेज लेयर, डाटा लॉजिक लेयर या फिर डाटा मार्ट लेयर? क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा लेयर है जो कि डाटा वेयर हाउस के अंदर नहीं आता? देखो डाटा वेयर हाउस मल्टीपल लेयर्स में जो है वो काम करता है। तो उसकी जो मेन लेयर्स हैं वो डाटा सोर्स लेयर है, डाटा स्टोरेज लेयर है और डाटा लॉजिक लेयर है। तो ऑप्शन डी डाटा मार्ट लेयर ये आपका डाटा वेयर हाउस का लेयर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब इन लेयर्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो डाटा सोर्स लेयर बेसिकली वेरियस सोर्सेस से डाटा को कलेक्ट करने का जो है वो काम करता है। यानी कि डाटा सोर्स लेयर बेसिकली बताता है कि कहाँ कहाँ से डाटा को फीड किया गया है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, जैसे डाटा सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारे देखो फंक्शन से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। इससे हम डाटा को जो है फीड कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है जैसे कि सेंसस वगैरह उनका यूज कर सकते हैं, या फिर हम इंटरनल रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन वेरियस सोर्सेस से हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं और डाटाबेस में फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा सोर्स लेयर आपको बताएगा कि डाटा आप बेसिकली इकट्ठा कहाँ से कर रहे हो। डाटा स्टोरेज लेयर यहाँ पर ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है, ताकि जब 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 चाहे हमें जरूरत हो तो हम डाटा को एक्सेस करके अपना काम जो है वो कर पाए। उसके बाद एक होता है हमारे यहाँ पर डाटा लॉजिक लेयर। डाटा लॉजिक लेयर के अंदर बिजनेस रूल होते हैं, यानी कि बिजनेस किस तरीके से काम करते हैं, बिजनेस की कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही जो है रिपोर्ट जो है वो जनरेट की जाती है। जैसे कि बिजनेस का नेम हो गया, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन की जाएगी, एड्रेस होगा नहीं होगा, ईमेल आईडी, ये सारे रूल्स जो है आपके लॉजिक लेयर के अंदर होते हैं। और इसी से क्या बोलते हैं कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करके डाटा को प्रोसेस भी करते हैं। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं डाटा वेयर हाउस के। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इमुलेट्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट। देखो ह्यूमन एक्सपर्ट क्या होता है? ह्यूमन एक्सपर्ट एक वो पर्सन जो कि किस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है और उसके पास उस फील्ड की पूरी नॉलेज होती है। जैसे एक पर्सन है, उसे स्टॉक मार्केट की यहाँ पर पूरी जो है वो नॉलेज है, वो बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में काम करे, तो वो एक ह्यूमन एक्सपर्ट होगा जो कि स्टॉक मार्केट की फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है ना, वो जो डिसीजन लेगा, जो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये एक्सपर्टीज के बेस पर डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बेसिकली ह्यूमन एक्सपर्ट की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसका यूज करके डिसीजंस लेता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ह्यूमन एक्सपर्ट के जैसे जो है डिसीजन मेकिंग कर पाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स या फिर एक्सपर्ट सिस्टम या फिर नन ऑफ द। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सपर्ट सिस्टम या फिर नन ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली क्या करता है, नॉलेज और फैक्ट्स को इकट्ठा करता है और उसके बेस पर एक ह्यूमन एक्सपर्ट के जैसे जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इंक्लूड। तो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला देखो, द नॉलेज बेस, द इन्फेरेंस इंजन, द यूजर इंटरफेसेस या फिर डाटा माइनिंग। फटाफट से बता दीजिए कि जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है उसके यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको? द नॉलेज बेस, द इन्फेरेंस इंजन, द यूजर इंटरफेसेस या फिर डाटा माइनिंग? क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारे यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक्सपर्ट सिस्टम के। पहले देखो नॉलेज बेस, ये क्या करता है? बेसिकली नॉलेज को इकट्ठा करने का काम करता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो सारा जो है नॉलेज बेस के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद आता है इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन क्या करता है, तो नॉलेज बेस के अंदर जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करता है, डाटा का एनालिसिस करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि एक्सपर्ट के जैसे जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो करता है। ठीक है। उसके बाद है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बेसिकली जो है एक यूजर को एक्सपर्ट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है। जैसे यूजर जो है इस यूजर इंटरफेस के जरिए इनपुट दे सकता है। ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके जो है आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हो 2 + 3, ये कितना हो गया 5। तो आप इनपुट दोगे तो वो सामने यहाँ पर जनरेट करके जो है, मतलब एक्सपर्ट सिस्टम जो है इस डाटा का एनालिसिस करके आपको जो है आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यूजर इंटरफेस के जरिए हम बेसिकली सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम के। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईटी एंड डीबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स भी दे देते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम में जो है पूरे सिलेबस को कवर करवा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आप बहुत ही कम टाइम में आईटी डीबी की प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। साथ ही हमारा जो सिलेबस होता है वो अपडेटेड रहता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो हम उसमें करके आपको जो है कोर्स देते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल होते हैं। हमारे जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों में मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको अप टू 82% तक का ऑफ मिल जाएगा। खास करके अगर आप कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 5% का यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है KUNDAN, यानी कि मेरे नाम का कूपन कोड आपको यूज करना है, तो आपको 5% का डिस्काउंट जो है वो कॉम्बो कोर्स पे मिल जाएगा। तो फटाफट से आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of these is a process used in data warehousing to extract data from various sources, transform it to fit the data model of the data warehouse and load it to the data warehouse? ठीक है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले वेरियस सोर्सेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस डाटा को प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो डाटा वेयर हाउस के मॉडल के अंदर फिट हो जाए। फिर फाइनली उस डाटा को हम डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देते हैं ताकि हम उस डाटा का एनालिसिस जो है वो कर सके और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सके। ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसलेट लोड, या फिर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, या फिर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड, या फिर एक्सट्रैक्ट ट्रांसमिट लोड। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड इज अ करेक्ट आंसर। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस डाटा माइनिंग? इसमें से कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि डाटा माइनिंग को डिफाइन करते हैं? पहला देखो, द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग डाटा वेयर हाउस। ठीक है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम डाटा वेयर हाउस को विजुअलाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो हम इन्फॉर्मेशन को क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को डाटा माइनिंग कहते हैं। या फिर द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन द वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के अंदर जब हम डाटा को स्टोर करते हैं उस प्रोसेस को हम डाटा माइनिंग कहते हैं। या फिर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज डाटा सेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। देखो डाटा माइनिंग क्या होती है, डाटा माइनिंग के अंदर हम लार्ज डाटा सेट में से कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि डाटा माइनिंग के अंदर आप क्या करते हो, डाटा का एनालिसिस करते हो। ठीक है। जैसे हम माइनिंग करते हैं कुछ जो गोल्ड वगैरह होता है उसको निकालने के लिए, तो हम डाटा को क्या करते हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं और उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर कर रहे हैं। तो इसको हम डाटा माइनिंग जो है वो कहते हैं। कहने का मतलब एक पूरे के पूरे लार्ज डाटा सेट को हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसमें से जो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हमारी जो है
वो हेल्प करने वाले हैं, जिसके बेस पर हम इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जो कि ह्यूमन ब्रेन के जैसे काम करता है, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, जिसमें वो फंक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसे डिजाइन किया गया है। उसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, आर्टिफिशियल नेटवर्क कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन नेटवर्क कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर कुछ टिश्यूज हैं, ठीक है, हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उसको ही स्टडी करके हमने एक ऐसा लर्निंग मॉडल बना दिया है जो कि एक ह्यूमन ब्रेन के जैसे ही जो है वो काम कर पाता है। न्यूरल नेटवर्क कहते हैं उसे हम, आर्टिफिशियल नेटवर्क कहते हैं, या फिर आर्टिफिशियल ब्रेन नेटवर्क कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दो। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। एनीबॉडी, कोई तो आंसर करो। क्या होगा करेक्ट आंसर? न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल ब्रेन नेटवर्क, या फिर ऑल ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, न्यूरल नेटवर्क इज अ करेक्ट आंसर। न्यूरल नेटवर्क आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा इन अ डाटा वेयर हाउस। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके जरिए हम डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा को स्टोर कर पाते हैं? पहले देखो, डाटा मार्ट, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउस सर्वर, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने जब डाटा वेयर हाउसिंग पढ़ाया था, तो डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर क्या होता है कि हम सोर्स लेयर से डाटा को पहले इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसे हम स्टोरेज लेयर के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब हम डाटा को स्टोर करते हैं, तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डाटा मार्ट का, डाटा माइनिंग का, डाटा वेयर हाउस सर्वर का, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का? देखो, डाटा मार्ट मैंने बता दिया, ये डाटा वेयर हाउसिंग का एक इंपॉर्टेंट सबसेट होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट के लिए जो है वो काम करता है, यानी कि उसके रिगार्डिंग डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, उसका स्टडी करता है, एनालिसिस करता है। डाटा माइनिंग क्या है? लार्ज सेट ऑफ डाटा का हम एनालिसिस करते हैं और उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को जो है वो हम यहाँ पर एक्वायर जो है वो करते हैं। ठीक है, यानी कि लार्ज सेट को हम स्मॉल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। डाटा वेयर हाउस सर्वर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखो, डाटा वेयर हाउस सर्वर का क्या मतलब है? सर्वर का क्या मतलब होता है? जहां पर हम किसी भी तरह का डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। सर्वर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो जितना भी इंटरनेट का आप डाटा देखते हो वो सर्वर्स में ही स्टोर करके रखा जाता है। तो ऐसे ही डाटा वेयर हाउस सर्वर का भी एक सर्वर होता है जहां पर हम लोग डाटा वेयर हाउस का जितना भी डाटा होता है उसे स्टोर करके रखते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे कलेक्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, और जब चाहे उसे एक्सेस करके अपना काम जो है हम निकाल लेते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आप बात करो तो इसमें अंदर हमारे ह्यूमंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ये सारे की सारी चीजें जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा आईटी एंड डीबी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, उसके मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। इसी के साथ हमारे चैनल के ऊपर जो बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जैसे कि एचआरएम और हमारा सेंट्रल बैंकिंग और हमारे यहाँ पर रूरल बैंकिंग, ठीक है, इनकी भी क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जा रही है, जिसमें से जो ठीक है कंडक्ट की जा रही है। तो आपको इन क्लासेस को भी जो है वो जरूर ज्वाइन करना है। जैसे एचआरएम की क्लास हो चुकी है, सेंट्रल बैंकिंग की मॉड्यूल बी की हो चुकी है, रूरल बैंकिंग की मॉड्यूल बी की हो चुकी है। तो आप अगर इसमें से कोई भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो एक बार उन क्लासेस को भी यहाँ पर जरूर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आज के लेक्चर के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी ऑप्शन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। अदरवाइज हम यहाँ पर सेशन को ओवर कर देंगे। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, मैं कुछ टाइम यहाँ पर वेट करूंगा। फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर, ऑल इज क्लियर। ओके, तो फिर यहाँ पर हम सेशन को ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, बेनिफिशियल लगा, तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।